Hello everyone. Today I'm starting with a new chapter called India's Foreign Policy. लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने रीड किया था कि कैसे कोई ना कोई कंट्री एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होती है। कोई भी कंट्री पूरी तरह सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती। अभी हम लोग चैप्टर शुरू करने से पहले समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द इंडियन फॉरेन या व्हाट इज़ द फॉरेन पॉलिसी एग्जैक्टली। तो व्हाट इज़ द फॉरेन पॉलिसी? तो एवरी कंट्री इज़ अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। द मेन मोटिव ऑफ दिस सिस्टम इज़ टू बेनिफिट एवरी नेशन, ताकि अब कोई भी हर एक नेशन जो है इसका पार्ट है सिस्टम का, वो उसका फ़ायदा उठाए। हर कंट्री को ये डिसाइड करना होता है कि वह किसके साथ फ्रेंडली होना चाहती है। जैसे कि आप क्लास में फ्रेंड्स होते हो, क्लास में फ्रेंड्स बनाते हो, तो आप किसी को फ्रेंड बनाते हो तो ज़रूरी है कि वो भी आपको अपना फ्रेंड माने या आपको अपना फ्रेंड एक्सेप्ट करे। तो वैसे ही हम लोग को एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स बनना पड़ता है। हर एक कंट्री को एक चूज़ करना होता है कि वो किस कंट्री के साथ फ्रेंडली हो, कौन कौन सी कंट्री के साथ फ्रेंडली हो और उसके साथ वो अच्छे रिलेशंस बनाए। दैट इज़ दी एग्जैक्टली व्हाट फॉरेन पॉलिसी इज़। फॉरेन पॉलिसी में हम ये सब इंक्लूड करते हैं। जैसे चाइना का एग्जांपल ले लें तो हमने अभी अपने पॉलिसी टुवर्ड्स चाइना चेंज की है और हमने डिसाइड किया कि हम चाइना से आने वाले गुड्स के ऊपर ज़्यादा टैक्स इम्पोज करेंगे। दैट इज़ नॉट द फ्रेंडली डिसीजन। अभी फॉरेन पॉलिसी के बारे में जान लिया। अब जानते हैं नेशनल इंटरेस्ट के बारे में, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट जो है वो फॉरेन पॉलिसी से या इंटरनेशनल पॉलिसी से कनेक्टेड है। नेशनल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि व्हाट इज़ गुड एंड प्रोडक्टिव फॉर अ नेशन। तो वैसे तो अपने नेशन के लिए क्या क्या गुड अच्छा है वो हम लोग को डिसाइड करना। तो नेशनल इंटरेस्ट में आ गया डिफेंस। तो हम लोग को अपना डिफेंस के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। एग्जाम्पल अगर अभी का तो रिसेंटली वी बॉट राफेल फाइटर जेट्स टू बूस्ट आवर डिफेंस। ये हमने किया। ऑल दीज आर नेशनल इंटरेस्ट के जो फॉरेन पॉलिसी में ये सब इंक्लूड हो जाता है। फिर हम लोग को इकोनॉमिक भी अपना डेवलप करना पड़ेगा। अगर वी वांट टू कम्पीट विद अदर कंट्रीज़ तो हम लोग को अपना इकोनॉमी भी बूस्ट करना पड़ेगा। इकोनॉमी बूस्ट करेंगे तभी हम लोग ये मार्केट में या ग्लोबल मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग फॉरेन पॉलिसी। देयर आर मेनी फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी। जैसे कि मतलब पहले फैक्टर की बात करें, दैट इज़ जोग्राफिकल लोकेशन। हर एक कंट्री का अपना एक जोग्राफिकल लोकेशन होता है। हर एक कंट्री अपने में एक यूनिक जोग्राफिकल लोकेशन होता है। अगर इंडिया की बात कर ले तो इंडिया इज़ द कंट्री विथ अ वेरी प्राइम जोग्राफिकल लोकेशन। जाके देखा जाए तो हमारे पास कोस्टल एरियाज़ भी हैं एंड लैंड वी कैन कनेक्ट टू द कंट्रीज थ्रू लैंड वेज और वी कैन चूज़ एयरवेज और सीवेज, क्योंकि हमारे पास सारे ही ट्रांसपोर्ट के फैसिलिटीज़ है। मतलब अगर गुड्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना हुआ तो वी हैव ऑल दी थ्री मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट्स अवेलेबल विद अस। वही अगर हम बात कर लें तो हमारे लिए जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी विद दी अदर कंट्रीज़। तो हमारे लिए उनके साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाना भी इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं नेपाल की, तो नेपाल जो है इज़ ऑल सराउंडेड बाय माउंटेन्स। पहले तो ऑन दी नॉर्थ एंड थोड़ा सा नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे नेपाल इज़ होल नेपाल इज़ सराउंडेड बाय बिग माउंटेन्स। तो वहाँ से उसका ब्लॉक हो चुका है। सो मोस्ट ऑफ द गुड्स नेपाल इज़ डिपेंडेंट इंडिया। इंडिया से हर एक चीज़ वो एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है। तो नेपाल के लिए कोई भी कंट्री के साथ रिलेशन बनाना इज़ गोइंग टू बी वेरी बिग जॉब, क्योंकि वो उतना उनको फ्लेक्सिबिलिटी या उतना इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का उसके पास ये नहीं होने की वजह से वो उनको उतना बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर सकता दूसरे कंट्रीज़ को। वेयर एज इंडिया दूसरे कंट्रीज़ को बहुत सारे बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है। नेक्स्ट सब टॉपिक इज़ पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत मैटर करता है। अगर हम लोग सिंपल एग्जांपल से समझें तो अगर कोई भी गवर्नमेंट अगर फॉरेन पॉलिसी ऐसा लेके आता है कि जिसमें वो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे करने का सोचे, तो दिस पॉलिसी इज़ गोइंग टू बी अपोज्ड बाय द अपोजिशन फॉर श्योर। एंड नॉट ओनली अपोजिशन, पीपल के बीच में पीपल इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि वी नो कि कैसे हमारे रिलेशन है पाकिस्तान के साथ। नो वन इज़ गोइंग टू
नो वन इज़ गोइंग टू फेवर दिस पॉलिसी। तो ये एक पॉलिटिकल सिस्टम का एक एग्जांपल है कि कैसे पॉलिटिकल चीज़ें भी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। नेक्स्ट अप इज़ इकोनॉमी। इकोनॉमी भी एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेजर प्ले करता है। जैसे कि कुछ ऐसे कंट्रीज़ भी होती हैं जिनको ज़रूरत नहीं दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होने की, उनकी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए। जैसे कि यूएई हो गया। यूएई इज़ नॉट, मतलब अगर बात की जाए तो इट इज़ डिपेंडेंट, मतलब नॉट डिपेंडेंट बिकॉज पीपल जो दूसरी कंट्रीज़ है दे हैव टू बाय ऑयल फ्रॉम द यूएई, यानी अर्बन की जो गल्फ़ की जो कंट्रीज़ हैं उनसे उनको ऑयल तो ख़रीदना ही है। तो जो बाकी कंट्रीज़ हैं वो उनके साथ रिलेशन अच्छा करती हैं। सो द गल्फ़ कंट्रीज़ दे आर बी नॉट नीड टू बी dependent on other countries for their economic boost. Next topic is national leadership. The president, prime minister, foreign minister, defense minister, finance minister और home minister ही decide करते हैं कि foreign policy क्या होगी. Next topic is administrative factors. लास्ट डिसीजन चाहे प्राइम मिनिस्टर का हो या मिनिस्टर, यही दोनों का, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ही लास्ट डिसीजन होता है। बट एम्फोसिस इन डिफरेंट एम्बेसीज इन डिफरेंट कंट्रीज़, फॉरेन सेक्रेटरीज और डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स, ये लोग भी हेल्प करते हैं फॉरेन पॉलिसी फ्रेम करने में। अब बात हो गई फॉरेन पॉलिसी की, तो हम लोग अभी बात करेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कौन से चीज़ों को ध्यान में रख कर बनाई जाती है। अभी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 15(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, the foreign policy of India should promote international peace and security. Then it should maintain honorable relation between nations. The policy should respect international laws and settlement of international disputes by arbitration. तो arbitration is nothing but मिलजुल के बातचीत करके कोई भी सेटलमेंट या डिस्प्यूट जो है उसको रिजॉल्व करना। कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो जिसके बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि नॉट टू कॉम्प्रोमाइज़ जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन, ये पहला ही पॉइंट है। जैसे कि चाइना अभी देखा जाए तो चाइना जो है वो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज में ज़्यादातर घुस रहा था, क्लेम कर रहा था कि हमारा जो बाउंड्री है मतलब हमारी बाउंड्री को अपना बता रहा था। तो हर बार हम लोग पीस और ये इसके ऊपर नहीं जा सकते। समटाइम्स व्हेन इट कम्स टू आवर जोग्राफिकल बाउंड्रीज हम वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। पीस इज़ नॉट दी ओनली थिंग। देन टू प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, ये तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि यूनिटी मेंटेन करना है कंट्री में या दूसरे कंट्री के साथ यूनिटी मेंटेन करना है। बाहर रह रहे लोग, जैसे कि थर्ड पॉइंट इज टू प्रोटेक्ट और टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन, इंडियन सिटीजन हु आर लिविंग इन अदर कंट्रीज। उसके लिए द एम्बेसीज देयर आर रिस्पॉन्सिबल टू सेफगार्ड द इंडियन सिटीजन्स इंटरेस्ट। नेक्स्ट अप इज़ इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशन, दूसरे कंट्रीज़ के साथ इस्टेब्लिश करना जिससे इंडिया का भी डेवलपमेंट हो। अभी बात कर लिया इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, तो अभी बात करते हैं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है वो कैसे टाइम के साथ हमारे कंट्री में चेंज हुई या इवॉल्व हुई। सो वी आर गोइंग टू डिवाइड इट इनटू 2 स्टेजेस। पहला स्टेज होगा 1947 से लेकर के 1990, यानी इंडिपेंडेंट के बाद से। अभी लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने बात किया था कोल्ड वॉर के बारे में, तो कोल्ड वॉर भी आपको याद होगा 1990 तक चली थी। तो हम बात करेंगे 1947 से लेकर के 1990 तक, ये पहला स्टेज होगा यानी कोल्ड वॉर के टाइम तक का। देन आफ्टर द कोल्ड वॉर यानी 1990 के बाद और प्रेजेंट अभी तक का, ये दूसरा स्टेज होगा आफ्टर द कोल्ड वॉर टिल द प्रेजेंट डे। सो फर्स्ट स्टेज में हम पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर। सो the foreign policy that time mainly focused on spreading peace and security, and also they also opposed colonialism and racism. Then we supported ये सब नॉन अलाइंड मूवमेंट में आ गया था that time. We went for the non aligned movement.
देन हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर भी हुआ, एंड 1965 में 1948 के टाइम पे वॉर हुआ पाकिस्तान के साथ, एंड इन द थर्ड वॉर ऑफ 1971 पाकिस्तान ब्रोक एंड बांग्लादेश वाज फॉर्म्ड। इन 1974 में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया जो सक्सेसफुल हुआ। देन इंडिया प्रूव कि उसके पास भी न्यूक्लियर या कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह करने की, और न्यूक्लियर पावर डेवलप करने की कैपेबिलिटी है इंडिया के पास। एंड फिर हमने 1980s में साउथ एशियन कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बढ़ाना शुरू किया, एंड देन वी साइंड शार्क इज़ नथिंग बट साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके थ्रू हम लोगों ने चाइना, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सब कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बढ़ाना शुरू किया। देन कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ इन 1990, एंड देन फ्रॉम 1991 हम लोगों ने अपने फॉरेन पॉलिसी में इकोनॉमी, ट्रेड, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी को भी इम्पोर्टेंस देना शुरू किया। ये टाइम पे देन हम लोगों ने सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम जैसे कंट्रीज़ के साथ रिलेशन और स्ट्रॉन्गर किया, एंड देन वी स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में पार्टिसिपेट करने लगे, नॉट ओनली ऑन मतलब रीजनल लेवल, वी ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल लेवल्स। जैसे कि एग्जांपल हो गया तो G20 या ब्रिक्स इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ब्रिक्स इज़ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। हमारे अमेरिका के साथ हम लोगों ने रिलेशन बढ़ाए, एंड इन 1998 वी टेस्टेड the first nuclear weapon, conducted the first nuclear weapon test in 1998, and then some missiles were made which could carry nuclear weapons। एयर फोर्स और नेवी में भी हम लोगों ने बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स इंक्लूड किए, and then the India became more powerful, and India is now a country which has nuclear weapons as well। We have accepted the role of a responsible nuclear power as well। ऐसे इंडिया ने पूरी तरह डेवलप किया, एंड हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसे ही डेवलप हुई।